किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट। अब जरा सोचिए कि अगर सत्ता के खेल में जनता के वोट को ही दबा दिया जाए, उसकी आवाज को ही दबा दिया जाए, तो क्या किसी लोकतंत्र को सफल कहा जा सकता है? एक वोट केवल यह डिसाइड नहीं करता कि किसी मरीज को सस्ती दवा मिल पाएगी या नहीं, एक वोट यह भी डिसाइड करता है कि वैसे मरीजों को देखने लायक डॉक्टर्स इस देश में बनेंगे भी या नहीं। उसके बारे में जब उन्होंने ये दावा किया कि वहां तकरीबन 6 लाख वोटर्स हैं और उनमें से 1 लाख से भी अधिक वोटों की चोरी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? एसआईआर को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है और इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक तिथि निश्चित की है 7 अक्टूबर और उस दिन यह फैसला होगा कि एसआईआर मान्य होगा या नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, केम छो? सिन्हा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का वोट। अब जरा सोचिए कि अगर सत्ता के खेल में जनता के वोट को ही दबा दिया जाए, उसकी आवाज को ही दबा दिया जाए, तो क्या किसी लोकतंत्र को सफल कहा जा सकता है? जरा सोचिए कि अगर सवाल वोट की गिनती पर उठने लगे, अगर सवाल वोट की चोरी का उठने लगे, तो क्या नहीं कहा जा सकता कि डेमोक्रेसी इज हाईजैक्ड, लोकतंत्र को हाईजैक किया जा चुका है? दोस्तों, 25 सितंबर का दिन बेहद खास होता है आपके सिन्हा क्लासेस के लिए, क्योंकि आज ही के दिन साल 2021 में 0 सब्सक्राइबर के साथ शुरुआत हुई थी आपके सिन्हा क्लासेज यूट्यूब चैनल की। और ये आपका प्यार और आपका साथ है कि सिन्हा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके साथ बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अपना प्यार और अपना साथ आप यूं ही बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज इस खास दिन के खास एपिसोड में हम 2-3 बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे एक मामला आपने पिछले कई दिनों से सुना होगा, वोट चोरी का मामला जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगाया है। दूसरा एक बड़ा मामला हम ये समझेंगे कि एसआईआर क्या है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसकी प्रक्रिया बिहार में लगभग पूरी हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि पूरे भारत में इसे लागू किया जाएगा। और अंत में हम लोग ये समझेंगे कि एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को क्वेश्चन किया जा रहा है। समझेंगे कि इन बातों का आधार क्या है और इनकी सच्चाई क्या है। ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का पर्पस केवल एजुकेशनल है। इस वीडियो का पर्पस कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को ब्लेम करना या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की छवि को धूमिल करना या उन्हें आहत पहुंचाना कतई नहीं है। तो मैं तमाम दर्शकों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है, तो पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, वोट चोरी का मामला कोई नया नहीं है और ना ही ये बात नहीं है कि राजनीति में एक दल के द्वारा दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन इस बार जो मामला उठा है, वो मामला सीधे-सीधे नागरिकों से जुड़ा है, सीधे-सीधे जनता से जुड़ा है। दरअसल मुख्य रूप से अगर इस मामले की शुरुआत देखें तो तब हुई जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बैंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे महादेवपुरा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जब उन्होंने ये दावा किया कि वहां तकरीबन 6 लाख वोटर्स हैं और उनमें से 1 लाख से भी अधिक वोटों की चोरी की गई है। दरअसल उन्होंने वोट चोरी के कई तरीके बताए, जैसे फॉर्म 6 का मिसयूज, बाकी भी अन्य कई तरीके उन्होंने बताए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से उनकी बातों के आधार को देखें तो उनका कहना था कि एक चोरी तो की गई है वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर कर और दूसरी चोरी की गई है वोटर लिस्ट से नाम काट कर। इसलिए आपने ये देखा होगा कि एसआईआर का विरोध किया गया बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा। बहरहाल इन बातों को हम आगे समझेंगे, लेकिन ऐसे कई आरोप उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। जैसे एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनके बीच समय का अंतर काफी कम था, 4 से 5 महीने। लेकिन अगर वोटर्स की संख्या देखें तो उसमें बहुत बड़ा अंतर था। जो उन्होंने दावा किया वो लगभग 1 करोड़ था। अब ये हैरान कर देने वाली बात है कि अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच केवल 4-5 महीने का फर्क होता है, तो ऐसे में ऐसा कैसे संभव है कि केवल 4-5 महीने में ही वोटर्स की संख्या 1 करोड़ बढ़ जाए? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस मुद्दे में आपने एक वीडियो और एक सीसीटीवी फुटेज की भी बातें कई बार सुनी होंगी। दरअसल उसके पीछे का कारण ये है
कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये बोला गया था कि किसी एक पोलिंग बूथ का ज़िक्र किया गया था, इस वक़्त मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि वहाँ पर शाम के साढ़े 5 बजे के बाद एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे वोट डालने के लिए। राहुल गांधी का दावा है और उनकी टीम का ये दावा है कि वो वहाँ मौजूद थे। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी टीम वहाँ मौजूद थी, उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ऐसी कोई भीड़ वहाँ पर नहीं आई थी। अब सोचने वाली बात ये है कि जहाँ पर हम वोट डालने जाते हैं, ना तो वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कैमरे का। ऐसे में केवल और केवल वो सीसीटीवी फुटेज ही एकमात्र साधन बन सकती है जिससे इन बातों को वेरीफाई किया जा सके कि क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शाम साढ़े 5 बजे के बाद वोटर्स की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी, वोट डालने के लिए लोग पहुंचे थे, ये सही है या राहुल गांधी का ये दावा कि ऐसी कोई संख्या में लोग नहीं पहुंचे थे। तो इसी मामले में आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने फुटेज देने के लिए मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई स्पष्ट कानून है कि किन मामलों और किन आधारों पर इलेक्शन कमीशन इस तरह के फुटेजेस दे सकता है? और अगर ऐसे कोई कानून हैं, तो ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन उसे सामने लाए और ये बताए कि किन आधारों पर वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकती है या नहीं कर सकती है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने सीधे-सीधे नकार दिया है और ये कहा है कि राहुल गांधी के जो भी दावे हैं, वो बेसलेस हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और अगर सत्ता पक्ष की देखें तो एनडीए का साफ-साफ ये कहना है कि राहुल गांधी केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ना तो लोकतंत्र से कोई खिलवाड़ की जा रही है और ना ही चुनावों से। ऐसे में इस मामले का तूल पकड़ना बेहद लाज़मी है जब एक पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से ही छेड़छाड़ की जा रही है और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये अफवाह फैला रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है और गलत दावे प्रस्तुत कर रहा है। इस बीच आपने राहुल गांधी का एक और दावा सुना होगा जब उन्होंने 36 सेकंड का एक वीडियो क्लिप प्रस्तुत किया जिसके तहत कि ये बताया गया कि कैसे 36 सेकंड में 2 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। अब इन बातों पर देखें तो इलेक्शन कमीशन का साफ-साफ ये कहना है कि किसी वोटर का वोटर लिस्ट से नाम हटाना ऑनलाइन प्रोसेस है ही नहीं। इसे ऑनलाइन तरीके से किया ही नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस होता है जैसे कि वेरिफिकेशन बीएलओ के द्वारा जाकर वेरिफिकेशन करना, अ, जिसके नाम को हटाया जाना है, उसकी बातों को सुनना, उसके पक्ष को सुनना, ऐसी कई अन्य प्रक्रियाओं के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के दावे को साफ-साफ खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? दरअसल क्वेश्चन उन्हें नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति को लेकर किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि मार्च 2023 में अ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा ही लैंडमार्क ऐतिहासिक फैसला दिया था जिसके तहत कि एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए। और इस पैनल में शामिल थे प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और इसे बैलेंस किया था सीजेआई के द्वारा। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते थे। इससे क्या होता था कि एक न्यूट्रलिटी बनी होती थी। लेकिन दिसंबर 2023 में संसद ने एक बिल पास किया और इसके तहत लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के साथ सीजीआई को हटा दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया। अब ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हुई है वो इसी आधार पर हुई है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, ये 3 लोग थे इस पैनल में और फिर इस पैनल की सिफारिश पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीजेआई को क्यों हटाया गया? अब देखो इसके पीछे सरकार का ये तर्क था कि नियुक्ति कार्यपालिका का हिस्सा है, इसका एक भाग है, इसका कार्य है, ना कि जुडिशरी का, न्यायपालिका का। तो सरकार का ये कहना था कि इस मामले में न्यायपालिका ना आए। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होने पर पक्षपात जैसा प्रतीत होता है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या वोट चोरी को एसआईआर से जोड़कर देखा जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब तक कोई अर्ध न्यायिक निकाय या कोई न्यायिक निकाय यह सिद्ध ना कर दे कि वोट चोरी जैसा कोई मामला है, तब तक स्पष्ट रूप से ये कहा ही नहीं जा सकता कि वाकई ऐसा कोई मामला है भी या नहीं। और दूसरी बड़ी बात
कि अगर एसआईआर को देखें तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये एसआईआर है क्या? फिर हम निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका उद्देश्य ही है मतदाता सूची वोटर लिस्ट का गहन रूप से, काफ़ी गहनता से निरीक्षण करना। ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा देना जो अपात्र हैं, और ऐसे लोग अपात्र हैं जो या तो बहुत पहले यहाँ से जा चुके हैं या फिर जो इस दुनिया में ही नहीं है। और इन सब के लिए एक लंबा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जैसे कि बीएलओ का घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना, फिर बीएलओ द्वारा पात्रता की जांच कर लेना, और ऐसे कई प्रोसेस के बाद एसआईआर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि ऐसे लोगों के नाम भी काट दिए जा रहे हैं जो पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा हो पॉलिटिकली या किसी अन्य कारणों से। लेकिन हाँ, सवाल के घेरे में एसआईआर को खड़ा जरूर किया जा चुका है, क्योंकि तभी यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जा पहुंचा है। सवाल यह उठता है कि क्या एसआईआर का कोई कानूनी आधार है? तो जी हाँ दोस्तों, है। जब आप आर्टिकल 324 को पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें भी इस बारे में गहनता से बातें दी गई हैं। फिर एसआईआर पर सवाल क्यों? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि पात्र कैंडिडेट जो एलिजिबल लोग हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से या किसी भी न्यायिक निकाय की तरफ से अब तक ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन हाँ, एसआईआर को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है, और इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक तिथि निश्चित की है, 7 अक्टूबर। और उस दिन यह फैसला होगा कि एसआईआर मान्य होगा या नहीं होगा। रिसर्च एंड रिपोर्ट्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ही कह दिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द किया जा सकता है। तो जो मामला स्वतः ही माननीय उच्चतम न्यायालय के पास हो, उनके दायरे में हो, ऐसे मामले में कोई भी खास टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित है। लेकिन हाँ, अगर आप बिहार में रहते हैं तो एक बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती है तो संबंधित बीएलओ से जरूर संपर्क करें। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इन पूरे मामले ने, फिर चाहे मामला वोट चोरी का हो या एसआईआर का हो, एक राजनीतिक उथल पुथल तो जरूर पैदा कर दी है। लेकिन आपको बता दूं कि एसआईआर कानूनी अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, उन वो ऑथराइज्ड हैं, वो चाहे तो एसआईआर करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बेहद जरूरी है कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में एक पारदर्शिता के साथ एसआईआर जैसी कोई प्रक्रिया हो और कोई भी पात्र कैंडिडेट वोट के अधिकार से वंचित ना रहे। ध्यान रखिए कि एक वोट केवल यह डिसाइड नहीं करता कि देश में सरकार कैसी होगी, एक वोट यह भी डिसाइड करता है कि किसी गरीब के थाली में आने वाले समय में भोजन पहुंचेगा भी या नहीं। एक वोट केवल यह डिसाइड नहीं करता कि किसी मरीज को सस्ती दवा मिल पाएगी या नहीं, एक वोट यह भी डिसाइड करता है कि वैसे मरीजों को देखने लायक डॉक्टर्स इस देश में बनेंगे भी या नहीं। देखो, स्पष्ट रूप से या कानूनी रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वोट चोरी जैसा कोई मामला है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ नकार दिया है कि राहुल गांधी के जितने भी दावे हैं वो बेसलेस हैं, वो आधारहीन हैं, उनका कोई आधार नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक उथल पुथल जरूर पैदा कर दी है। बेहद जरूरी है कि चुनाव जैसी जो भी प्रक्रिया होती है उसमें इतनी पारदर्शिता रखी जाए कि प्रत्येक वोट सुरक्षित हो, और कोई वोटर जिस भी कैंडिडेट को या जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल रहा है उसके वोट उसी रिप्रेजेंटेटिव को मिले। इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव जैसा कोई भी मामला, इसमें किसी भी तरह की कोई भी पक्षपात या कोई भी गड़बड़ी ना हो। बेहद जरूरी है कि एक लोकतंत्र में एक सफल चुनाव का आयोजन हो और उस चुनाव में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का। सिन्हा क्लासेज के एक अन्य वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद।